You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 9th का पीपल एज रिसोर्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। पिछली वीडियो में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, पर चांसेस है कि शायद इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर लें। तो चलिए अपने लास्ट पैराग्राफ से इसे रिज्यूम करते हैं। इन द केस ऑफ सकल, several years of education added to the equality of labor, to the quality of labor। अब हम सकल का केस देखें ना, तो वहां पे इतने सालों की जो एजुकेशन थी उसके फ्यूचर को अच्छा बना दिया था। ठीक है, दिस इनहेंस टोटल प्रोडक्टिविटी, पूरी प्रोडक्टिव हो गया वो। ठीक है, इकोनॉमी उसके पास पैसा आया, वो फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो ऐसा जो टर्न है एजुकेशन का, उसकी हेल्थ का, ये उसकी सैलरी और उसकी इनकम थोड़ी बढ़ा देता है अगर हम विलास से कंपेयर करें तो। लेकिन अगर विलास का केस देखें तो वहां पे कोई एजुकेशन नहीं थी और कोई हेल्थ केयर भी नहीं थी। उसकी अर्ली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, इसलिए, है ना। वो बहुत, उसने अपनी ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अपनी माँ वाला जॉब करते हुए निकाल दी, सेलिंग फिशेस, राइट। इसलिए उसकी मम्मी की सैलरी और उसकी सैलरी सेम रही ना। उसके पास कोई स्किल थी क्योंकि वो कभी कहीं गया ही नहीं पढ़ने, राइट। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, why education and medical care can give high rates of return in future। अब आप ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपको एक एसेट की तरह आगे जाके मिलेगी। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। अब इसी तरीके से जैसे हम लोगों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी तरीके से हम लैंड और कैपिटल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। A child too, with investments made on her education and health, can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। अब एक बच्चा है, अगर उस पर तुम्हें इन्वेस्टमेंट लगाओगे उनकी उसकी पढ़ाई पे, उसकी हेल्थ पे, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल सकता है फ्यूचर में। किसके फॉर्म में? अच्छा मोटा पैसा मिल सकता है, या फिर सोसाइटी के लिए भी बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, राइट। क्योंकि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होती है वो लोग बहुत लोगों के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, राइट। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हेविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। यहाँ पे लिखा है कि एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने चाइल्ड की एजुकेशन पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन ना बार बार आता है, इवन मैंने भी अपने एग्जाम्स में देखा है इस क्वेश्चन को, दैट व्हाई डू एजुकेशन पे एजुकेटेड पेरेंट्स स्पेंड हाईली ऑन देयर स्टूडेंट, ऑन देयर चाइल्ड, ऑन द किड्स। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। उन्हें खुद को भी पता है कि एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उनको पता है न्यूट्रिशन हाइजीन उनके फ्यूचर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दे accordingly look after their children's needs for education at school and good health। क्योंकि देखो उन्हें ना इन सब चीज़ों की वैल्यू पता है, दे हैव बीन थ्रू दीज थिंग्स। तो इसलिए वो और अच्छे से अपने बच्चे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो दैट किड्स आर देयर एसेट, राइट। A virtuous cycle is thus created in this case। ठीक है, in contrast, a vicious cycle may be created by disadvantaged parents in hygiene keep their children in a similarly disadvantaged state। अब देखो, जो कम एजुकेटेड होगा वो इंसान थोड़ा कम हाइजीन भी रखेगा। why? Because when you're not educated you won't know the value of many things। अभी कितनी सारी हाइजीन की चीजें आप देखो, लाइक स्लम एरिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एजुकेटेड देयर, राइट। उन्हें नहीं पता है हम क्या करें जिससे हमारी सराउंडिंग साफ हो, बिकॉज उन्हें इन सब की कभी शिक्षा मिली ही नहीं है। एज वेल एज अगर आप देखो अर्बन एरियाज में, यहाँ पे थोड़ी सफाई होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। यहाँ पे थोड़ी सफाई होती है। क्यों होती है यहाँ पे सफाई? बिकॉज पीपल आर एजुकेटेड, दे नो द वैल्यू ऑफ हाइजीन, राइट। तो यही रीजन है। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे कंट्रीज में ना, उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स से क्या मतलब है?
मतलब उनके जो फ्यूचर जनरेशन है उस पर इन्वेस्ट किया है. दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है. ये कंट्री जो है वो बहुत ही डेवलप्ड है और रिच है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्ट किया है. ठीक है. दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री, तो दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में वो रिसोर्सेज मंगवाते हैं जो जिनकी जरूरत है. ठीक है. हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप, तो अब ये रिच कैसे बने और डेवलप्ड कैसे बने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों पे इन्वेस्ट किया. कैसे में? कौन से फील्ड में? एजुकेशन और हेल्थ, क्योंकि उन्हें पता है ये दो चीजें अगर किसी इंसान के पास होंगी तो उस इंसान से सर्वोत्तम तो कोई होगा ही नहीं. ठीक है. These people have made efficient use of other resources. इन लोगों ने दूसरे भी कई रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज किया है. जैसे लैंड हो गया और कैपिटल हो गया. अब कैपिटल लैंड भी तो ह्यूमन से यूज करेंगे, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, राइट? Efficiency and the technology evolved by people have made these countries rich, developed. तो efficiency मतलब चीजों की एकदम, जो होता है ना कि भरपूर चीजें, टेक्नोलॉजी की भरपूर मात्रा होना. ठीक है. लोगों का अच्छे से पढ़ा लिखा होना एक कंट्री को डेवलप और रिच बना ही सकता है, बहुत ही कॉमन चीज है. ठीक है. अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन. Like Vilas and Sakal, people have been engaged in various activities. जैसे हमने पढ़ा विलास और सकल दोनों ही कहीं कहीं जॉब करते थे. इट्स जस्ट द अमाउंट दे आर अर्निंग एंड द टाइप ऑफ द वर्क दे आर डूइंग, राइट? तो ऐसे ही कई कई फील्ड्स में कई कई लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं. ठीक है. We saw that Vilas sold fish and Sakal got a job in the firm. तो बेसिकली विलास मछली बेचता था और सकल को एक जॉब मिली एक फर्म में. ठीक है. The various activities have been classified into three main sectors: primary, secondary and tertiary. ये जो एक्टिविटीज है इन्हें तीन अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. तो बेसिकली जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सारी चीजें आती हैं. तो अगर हम देखें तो जो विलास था वो प्राइमरी सेक्टर में काम करता था. ठीक है. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और ये सब. ठीक है. मतलब सिंपली तुम, सॉरी सॉरी लेट मी टेक माय वर्ड्स बैक, फार्मिंग, माइनिंग और ये सब. ठीक है. अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता था? मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर, किसी भी चीज को बनाना, सेकेंडरी सेक्टर. ठीक है. ट्रेड हो गया, ट्रेडिंग मतलब व्यापार. और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन मतलब किसी भी चीज का मीन्स, अब किसी चीज को दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचा रहे हो. ठीक है. वो टर्शरी सेक्टर का काम है. ठीक है. तो ऐसे हमारे तीन सेक्टर्स डिवाइडेड हैं. सकल और विलास भी इन्हीं तीन सेक्टर्स में से किसी में काम करता था और आपके पेरेंट्स भी इन्हीं किसी सेक्टर में काम करते होंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई सेक्टर है ही नहीं. ठीक है. सारी जॉब्स इन्हीं तीनों सेक्टर्स में आके रुक जाती हैं. ठीक है. The activities in this sector result in the production of goods and services. टर्शरी सेक्टर में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का. ये एक्टिविटीज नेशनल इनकम में वैल्यू डालती है, हमारी जीडीपी में, कि जिसके बारे में हम आगे पढ़ने भी वाले हैं. These activities are called economic activities. तो बेसिकली जो एक्टिविटीज नेशनल इनकम में वैल्यू डालते हैं उनको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है. इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैव टू पार्ट्स: मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी. ठीक है. तो सबसे पहले मार्केट एक्टिविटी क्या है? ये रिमनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स. अब यहाँ पे रिमनरेशन का मतलब है कोई काम आपने किया और उसके बाद जो आपको पेमेंट मिलता है. ठीक है. उसका पैसा. ठीक है. जो आपको रिवॉर्ड टाइप में मिलता है, मतलब सिंपली कह दो सैलरी. ठीक है. एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और प्रॉफिट. These include production of goods or services including government service. इसमें गवर्नमेंट सर्विस, टर्शरी सेक्टर की बात हो रही है. ठीक है. नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. These can be consumption and processing of primary product and on account production of fixed assets. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men
one woman in the family. अब बहुत ही कल्चर्स में men are said to be supreme, obviously बहुत कल्चर्स में ऐसा माना जाता है। तो इसलिए ना मेन और वुमेन का जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो काम है, वो बांट दिए गए हैं। जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं, जो विमेन होती हैं, वो जनरली घर के काम देखती हैं, और जो आदमी होते हैं वो जाके बाहर फील्ड में काम करते हैं। जैसे शकल की मदर शीला, वो खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, घर साफ करती थी, और अपने बच्चों का ध्यान रखती थी। शकल के फादर जो थे, जिनका नाम था बूटा, वो कल्टीवेट करते थे फील्ड को, और मार्केट में बेचते थे फसल, और पैसा कमाते थे। शीला को किसी भी चीज के लिए पैसे नहीं दिए जाते थे, लेकिन बूटा पैसे कमाता था जो अपने घर का खर्च निकालने में बिता देता था। जो औरतें होती हैं, उसको घर की सर्विसेज के लिए पैसे नहीं दिए जाते हैं, जो घर के काम करती हैं उसके लिए। तो जो घर के काम औरतें करती हैं उसको नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता है। ठीक है। गीता, विलास की माँ, पैसे कमाती थी मछली बेच के, इसलिए औरतों को उनके काम के लिए तब पैसे दिए जाते हैं जब वो लेबर मार्केट में आती हैं। उनके पास जो अर्निंग आती है वो मेल काउंटर पार्ट में थोड़ा कम आती है, क्योंकि लोग देखते हैं एजुकेशन और स्किल जो मेल्स के पास ज्यादा होती है। तो इसलिए एजुकेशन किसी एक इंसान को बेटर, किसी एक इंसान के बेटरमेंट में थोड़ी काम आती है, उसके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उसे ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है। अब एजुकेशन और स्किल बहुत ही बड़े डिटर्मिनेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए मार्केट में। बहुत ही बड़े नंबर में एक मेजॉरिटी ऑफ वुमेन हैव मीगर एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन। वुमेन वुमेन आर पेड लो कंपेयर्ड टू मेन। ठीक है। औरतों को आदमियों से कम पैसा दिया जाता है। ज्यादातर जो वुमेन्स हैं वो वहाँ काम, जहाँ काम करती हैं वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी उन्हें निकाल दिया जाता है। बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शन की एक्टिविटीज भी लोग करते हैं। तो अभी इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।